Welcome to Arihant Padaku. I'm your biology mentor Smriti Pandey. तो जैसे आप सबको पता है कि आपके जो 12th के बोर्ड एग्जाम पहले होते थे वो अब इस बार से 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 आपका नवंबर में होने वाला है और टर्म 1 के लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स भी रिलीज कर दिए। तो आज हम यहाँ सीबीएसई बोर्ड ने जो बायोलॉजी का सैंपल पेपर रिलीज किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बताएंगे कि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर बात करें तो जो सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज किया है बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। हर एग्जाम में पेपर के स्टार्टिंग में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, तो उसको पढ़ के आप फर्दर अपने पेपर को कैरी ऑन कर सकते हैं। अब इस जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है टाइम लिमिट इज 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर का पेपर है, 1.5 घंटे का पेपर है। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से कोई आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पेपर जो है ये कंटेन करते हैं 3 सेक्शंस को। इसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये है आपका सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी और फिर सेक्शन सी। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस हैं, ओवरऑल 24 क्वेश्चंस है। बट अच्छी बात यह है कि सारे के सारे आपको 24 नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 24 इन सेक्शन ए। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन बी। इसमें भी 24 क्वेश्चंस दिए हैं, पर बात वही है, इसमें भी 24 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, 21, 22 नहीं करने। या तो आप 4 कोई भी क्वेश्चन जो आपको टफ लगे वो छोड़ सकते हैं, या जिसमें आपको कंफ्यूजन हो वो छोड़ सकते हैं। ओके, नाउ सेक्शन सी जो है इसमें 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब 12 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करने हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ हमें पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस ही करने हैं। ये देखिए, ये आपका 24, 24 और 12, ये हो गया 60, और अटेम्प्ट कितने करने हैं, 20, 20 एंड 10, ये हो गया आपका 50। ठीक, तो 10 क्वेश्चन आप पूरे पेपर में से छोड़ सकते हैं, लेकिन सेक्शन अलग अलग है। ये ध्यान रखिएगा किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद अगर आपने कोई क्वेश्चन कर दिया, एक्स्ट्रा में कर दिया कि चलो अगर मेरा कोई आंसर गलत होगा तो जो करेक्ट होगा उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे वही आपका कंसिडर किया जाएगा, उसी पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। जितने भी क्वेश्चन हैं सब इक्वल मार्क्स के। ओके, ना कोई ऐसा नहीं है कि कोई 1 नंबर का है, कोई 2 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। उसके बाद लिखा है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है इसमें। तो आप मतलब कहने का ओवरऑल ये है कि आप पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करिएगा, हो सकता है कुछ गलत हो जाए तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक, चलिए तो अब बात करें कि क्वेश्चन किस टाइप के हैं इसमें। तो क्वेश्चन इसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन अरिहंत के वीडियो जो पब्लिश हो रहे हैं इस समय एमसीक्यू बेस्ड हर चैप्टर के, उसमें ये सारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उन वीडियो से रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई हमारे क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शंस की बात। अब जरा देखें पेपर का क्या है। तो चलो भाई क्वेश्चन का पिटारा खोलते हैं और देखते हैं इसमें है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको पता है 24 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। पूरे ओवरऑल सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस हैं और इसमें से सिर्फ 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। फाइन, द फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन वुड बी इवैल्यूएटेड। जो पहले 20 क्वेश्चन आपने किए होंगे, जिसका आपने आंसर किया होगा, उसी का इवैल्यूएशन होगा, आइदर नहीं होगा। मतलब अगर एक्सेस में 21 नंबर पे कर दिया, 22 कर दिया, तो उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, तो वो आपका वैसे भी वेस्ट जाना है। ठीक है,
तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि पेपर में इंस्ट्रक्शंस क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर आगे फर्दर आप पेपर प्रोसीड करिएगा कि करना क्या है। फाइन। नाउ तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट ऑफ। जो स्ट्रक्चर होता है एंथर का बाइलोब, उसमें क्या होता है? तो अगर हम लोग एंथर के स्ट्रक्चर की बात करें तो एंथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और उसका अगर हम लोग देखें कि कितने थिका होते हैं और कितने स्पोरेंजिया होते हैं, तो कुछ देखिए ऐसे आपको दिखेगा स्ट्रक्चर में। जब हम लोग बनाते हैं या डायग्राम देखते हैं तो ये आपको मिलता है ना, ऐसे ही तो होता है एंथर का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 1 थिका है, ये 2 थिका है, और स्पोरेंजिया की बात करें तो ये 1 स्पोरेंजिया, ये 2 स्पोरेंजिया, ये 3 और ये 4। तो मतलब 2 थिका एंड 4 स्पोरेंजिया हमें मिले। तो इस हिसाब से आंसर क्या सही होगा? 4th, डी। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? ठीक है, चलिए। मतलब देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है। ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर में बेसिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इजी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, टफ क्वेश्चन हो सकता है एक आधा आपको मिल जाए, या वो क्वेश्चन भी आपको टफ लग सकता है जो टॉपिक आपने पढ़ा ही ना हो। ठीक, तो ऐसी चीजों से बचने के लिए भाई टॉपिक तो सारा ही पढ़ना है, जितना टर्म 1 के सिलेबस में दिया है सब कुछ पढ़ना है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन द फिगर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल गिवन बिलो, चूज द correct option for the characteristic distribution of cells within the typical embryo sac। यहाँ पे देखिए ओव्यूल का डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम पेपर में दिया हुआ है। ऑप्शन में ये टेबल दिया हुआ है ABCD, इसमें से सिलेक्ट करना है ऑप्शन। फाइन, अब क्या पूछा जा रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ सेल्स एट चैलेजल एंड, ओके। दूसरा दिया हुआ है नंबर ऑफ सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड, और तीसरा दिया हुआ है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन सेंट्रल सेल। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है ना। अब पता क्या है भाई कि चैलेजल एंड पे हमारे कितने सेल होते हैं? तो चैलेजल एंड पे हमारे 3 सेल होते हैं। फाइन, उसके बाद हमें नंबर ऑफ सेल्स एट चैलेजल एंड, यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, ए और बी पे। नंबर ऑफ सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइलर एंड पे भी हमें 3 सेल्स मिलते हैं ना, 2 से नलजेड होता है, एक सेल, तो यहाँ भी हमें 3 सेल मिल गया। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इन सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल पे सिर्फ 2 न्यूक्लियाई बचते हैं। फाइन, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखिए ये डायग्राम आपको पेपर में दिया हुआ है। क्लियर, अब आंसर आपको इसका देना था। नाउ ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ही देख लीजिए, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज, जो कोकोनट वाटर होता है टेंडर कोकोनट से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं लगाना, मतलब ये एकदम जनरल नॉलेज वाली चीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बी। फाइन, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है pollen grains are well preserved as fossils because of presence of, तो pollen grain जो होता है इसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिन होता है। स्पोरोपोलिन एक हार्डेस्ट मटेरियल होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो pollen grain को बहुत टाइम तक के लिए प्रिजर्व हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस पे ना तो किसी केमिकल का रिएक्शन होता है, ना एक्शन होता है, ना एंजाइम्स का रिएक्शन या एक्शन होता है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। फाइन, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? स्पोरोपोलिन। ये वाला क्वेश्चन जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, तो ये क्वेश्चन हमने कराया था आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सी, अब क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिलेटेड टू सीड एक्स एंड सीड वाई। यहाँ पे देखिए आपको सीड एक्स ये दिया हुआ है, ये है आपका सीड एक्स, और सीड वाई ये है। ठीक है, ये डायग्राम आपको पेपर में दिया हुआ है। रिगार्डिंग ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ऑप्शन देखते हैं।
सीड ऑप्शन नहीं है, ये 4 स्टेटमेंट गिवन है, इसके बेसिस पे आपको इन चारों में से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्लियर? नाउ देखते हैं। सीड एक्स इज डाइकॉट एंड एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस। फाइन। नेक्स्ट दिया हुआ है सीड एक्स इज डाइकॉट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस। सीड वाई इज मोनोकॉट एंड एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस। और फिर दिया हुआ है सीड वाई इज मोनोकॉट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस। अब इसमें से हमें 4 ऑप्शन बताने हैं कि क्या होगा। ठीक है, 2 स्टेटमेंट आपका सीड एक्स के लिए है, 2 स्टेटमेंट आपका सीड वाई के लिए है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। चलिए अब देखें तो सीड एक्स के बारे में बोला जा रहा है, मतलब इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये डाइकॉट है, एंडोस्पर्मिक है या एल्ब्यूमिनस है। तो अगर हम लोग सीड एक्स की बात करें तो भाई ये डाइकॉट दिख रहा है, लेकिन जो डाइकॉट होते हैं वो एंडोस्पर्मिक नहीं होते, तो इस हिसाब से ये हमारा नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। होगा कि नहीं होगा आप बताइए? वो नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। फाइन, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड हमारा ट्रू है। फाइन। सीड वाई के बारे में देखें, मतलब इस सीड के बारे में बात हो रही है। सीड वाई जो है इसके बारे में लिखा गया है ये मोनोकॉट एंड एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस, तो सही लिखा हुआ है। जो वाई सीड है ये मोनोकॉट है और एंडोस्पर्मिक। मोनोकॉट क्या होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। फाइन, तो इस हिसाब से हमारा सेकंड और थर्ड सही लग रहा है। फोर्थ देखते हैं। सीड वाई इज मोनोकॉट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस। तो सीड वाई के बारे में कह रहे हैं ये मोनोकॉट है और नॉन एंडोस्पर्मिक है, पर ये तो एंडोस्पर्मिक है, तो इस हिसाब से हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आंसर क्या मिला हमें? सेकंड एंड थर्ड। तो बी हमारा ऑप्शन देखिए सेकंड एंड थर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। तो ऐसे आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी इस पेपर में बहुत सारे दिए हुए हैं और आपको बिल्कुल भी मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी पेपर दिया हुआ है आपका। ठीक, बट इसके बेसिस पे हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि जो फाइनल पेपर आएगा, टर्म 1 का जो पेपर आएगा वो हो सकता है बहुत ईजी हो। ये तो एक क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया उन्होंने कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके, now which of the following statement are correct with respect to hormones secreted by placenta? यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू हॉर्मोन्स, जो प्लेसेंटा के थ्रू हॉर्मोन सिक्रीट होता है उसके रिगार्डिंग। फाइन, तो यहाँ पे आप देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है, स्टेटमेंट्स गिवन है और उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि क्या होगा आंसर। फाइन, ये स्टेटमेंट आपको पहले फाइनल करना है कि क्या सही है क्या गलत लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है दैट इज प्लेसेंटा सिक्रीट रिलैक्सिंग ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये तो सही है, प्लेसेंटा जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं रिलैक्सिंग हार्मोन्स को ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। जब बेबी बाहर आने वाला होता है, फीटस बाहर आने वाला होता है, तो उस टाइम पे रिलैक्सिंग हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है ताकि मसल्स जो है वो स्मूथ हो जाए और अंदर जो फीटस है वो ग्रोथ बहुत अच्छे से कर ले, मतलब उसको स्पेस मिल जाए। फाइन, दूसरा दिया हुआ है प्लेसेंटा सिक्रीट हाई अमाउंट ऑफ एफएसएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल टाइम पे होता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है। प्लेसेंटा सिक्रीट रिलैक्सिंग ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये लेटर स्टेज फाइनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में ये होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लेसेंटा सिक्रीट एचसीजी एंड एचपीएल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन हमें कौन सा मिल रहा है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए, जितने भी क्वेश्चन आए हैं हर टॉपिक को टच किया गया है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको टच नहीं किया गया है। तो हर चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं जो टर्म 1 के लिए डिसाइड किए गए हैं। नाउ यहाँ पे देखिए अब क्या पूछा जा रहा है। फिगर ए शोज द फ्रंट व्यू ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिगर आपका नेक्स्ट स्लाइड में, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फिगर ए शोज द फ्रंट व्यू ऑफ human female reproductive system and figure B shows the development of fertilized human egg cell। 2 फिगर दिए हुए हैं, फिगर A एंड फिगर B। ये देखिए ये फिगर A है और ये फिगर B है और ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है।
पर अभी जरा क्वेश्चन देख लें है क्या, फिर तो हम लोग आंसर पे जाएंगे। नाउ लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो फ्रॉम फिगर बी that take place at the site X, Y and Z respectively in the human female reproductive system figure A। और उसके बाद हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। कह रहे हैं कि करेक्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बताना है ह्यूमन एम्ब्रियो का फिगर बी से, और वो किस साइट पे होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि आपका फिगर ए में दिया हुआ है। तो चलिए जरा देखते हैं क्या है। ये है फिगर ए और ये है फिगर बी। तो वहां देखिए लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, यहां भी लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो चलिए एक्स पे हमारा क्या है, यूट्रस है, ओके, यहाँ पे हमारा यूट्रस है। वाई पे क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, और जेड पे क्या है, ओवरी है। तो जेड पे अगर हम लोग बात करें तो ओवरी में क्या होते हैं, ओवरी में अनफर्टिलाइज्ड एग हमें मिलते हैं। फाइन, तो अगर हम लोग जेड पे देखें तो अनफर्टिलाइज्ड एग हमें यहाँ दिख रहा है ना। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पे वाई पे। तो वाई हमारा कहाँ है, ये फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे देखिए लिखा है अनफर्टिलाइज्ड एग oocyte, फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट, फिर यहाँ लिखा हुआ है मोरूला 3 to 4 days, यहाँ लिखा है ब्लास्टोसिस्ट 5 days। इसके बारे में हमें बताना है कि इसमें से जो अलग अलग स्टेजेस हैं ये यहाँ पे कहाँ परफॉर्म होंगी, किस साइड पे होंगी। ठीक, तो ओवरी के बारे में हमें पता चल गया, ओवरी क्या करती है, जेड साइड, जेड पे है, और ये अनफर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन करती है। अब नाउ फर्टिलाइज्ड एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एग का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो फर्टिलाइज्ड एग हमें यहाँ पे मिलेगा वाई पे, वाई पे क्या है, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद अगर बात करें यूट्रस में, तो यूट्रस में जब फर्टिलाइज हो जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये ट्रांसफर हो जाता है यूट्रस में। ठीक, तो ये हमें यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट मिलेगा, है ना। कितना इजी, देखिए ये इसमें लिखा हुआ था रिस्पेक्टिवली बताना है, मतलब जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंग आपको बताना है, पर क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इन द ओवम इज फॉलोड बाय, अगर पेनिट्रेशन होता है स्पर्म का इन द ओवम में तो वो किसके थ्रू फॉलो किया जाता है, तो ये किसके थ्रू फॉलो होता है, दैट इज बाय द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है तभी होता है, ओके। डिसोल्यूशन ऑफ जोना पैलिसोडा लिखा है तो भाई जब एंट्री करता है तब होता है, एंट्री करने के बाद नहीं होता, मतलब पेनिट्रेशन जो होता है उसके बाद। फॉलोड बाय लिखा है ना, तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The correct sequence of hormone secretion from beginning of menstruation is, यहाँ पे hormones का sequence बताना है और ये भी बहुत easy question है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, follicular phase होता है, ठीक है, इसमें से क्या रिलीज होता है, follicle stimulating hormone। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ovulatory phase, फाइन। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन मिलता है, ओके। और उसके बाद हमें क्या मिलता है, उसके बाद कौन सा फेज आता है, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में हमें क्या मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन, फाइन। तो इस हिसाब से आप देखिए, सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सो द राइट आंसर इज सी, एफएसएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप देखिए ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायग्राम आपका दिया हुआ है और ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। डायग्राम देख लीजिए आप। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन द डायोसियस एक्वेटिक प्लांट, एक एक्वेटिक प्लांट दिया हुआ है, शोन आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल फ्लावर दैट रिच द फीमेल फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन। इसमें से हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना है मेल फ्लावर का, ताकि वो फीमेल फ्लावर तक पहुंच के पॉलिनेशन कर सके, ओके। तो यहां आप देखिए, ये है आपके मेल फ्लावर और ये है आपके फीमेल फ्लावर, फाइन। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे साइज ऑफ द फ्लावर पहले में दिया हुआ है, फ्लावर का साइज क्या होगा, स्मॉल है, लार्ज है, इसके बारे में बताना है। कलर ऑफ फ्लावर क्या है उसके बारे में बताना है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉलन ग्रेन,
कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है पॉलन ग्रेन का। तो अगर हम लोग एक्वाटिक प्लांट की बात करें तो वहां पे देखिए, एक तो फ्लावर वहां पे छोटे होते हैं, मेल फ्लावर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा है स्मॉल और ये लिखा है स्मॉल, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इज या तो ए होगा या सी होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कलर क्या होगा, ब्राइटली कलर्ड, कलरलेस, व्हाइट या कलरलेस। तो ब्राइटली कलर्ड तो नहीं होगा। ब्राइटली कलर्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, बट यहाँ पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, ये एक एक्वाटिक प्लांट है उसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात करें तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ए हमारा गलत हो गया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर बात करें तो ये तो स्मॉल है, आप डायग्राम में देखिए स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो स्मॉल है, कवर्ड है विद म्यूसिलेज। म्यूसिलेज एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। फाइन, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी, इजी कहेंगे इसको कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। नाउ द थैलमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन, अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन आएगा, ये तो सोचा नहीं था। तो अगर थैलमस की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये फॉल्स फ्रूट कंटेन करते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट होते हैं, और फॉल्स फ्रूट इसमें से कौन सा है, तो फॉल्स फ्रूट आपका है स्ट्रॉबेरी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। How many type of gamete would be produced if the genotype of a parent is AABB? Fine. अब इसमें बता रहे हैं कि कितने गैमेट प्रोड्यूस होंगे, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कितने गैमेट हैं, यहाँ पे लिखा है AABB, तो गैमेट हमारे कितने बनेंगे, एक AB बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है। तो ये 1, ये 1, हमारे कितने गैमेट हो गए, 2 हो गए ना। चलिए नेक्स्ट देखें, इजी क्वेश्चन था ये भी। Which of the following statement indicate parallelism in genes and chromosome? Parallelism जीन और क्रोमोसोम के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइन, चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है दे अकर इन पेयर, तो भाई ये पेयर में होते हैं, जो भी जीन है या क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर में ही पाए जाते हैं। फाइन, इसके बाद लिखा हुआ है दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक बात है भाई, ये सेग्रीगेट होते हैं जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तब। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है दे शो लिंकेज, क्या ये लिंकेज शो करते हैं, तो जीन तो लिंकेज शो करते हैं बट क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लिंकेज शो नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट पेयर होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। फाइन, तो इस हिसाब से हमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सही मिल रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है और ये करेक्ट है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे, पहले ढूंढ लीजिए कि क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सा गलत लिखा हुआ है। जो स्टेटमेंट आपको सही लगे उस पर पहले ट्रिक कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर की तरफ मूव कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए, Which of the following amino acid substitution is responsible for causing sickle cell anemia? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बेटा जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे एनसीईआरटी से ही पुटअप किए गए हैं, कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं है। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करिए, उसके लिए आर्यन ने एमसीक्यू बुक लॉन्च कर दिया है आप लोगों के लिए, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये एकदम मतलब रटने वाला क्वेश्चन है या अंडरस्टूड क्वेश्चन है। Which of the following amino acid substitution is responsible for causing sickle cell anemia? Okay? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, Valine is substituted by glutamic acid in the alpha globin chain at the 6th position. इसके बाद लिखा हुआ है Valine is substituted by glutamic acid in the beta globin chain at 7th position. थर्ड लिखा हुआ है ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वालिन इन द अल्फा ग्लोबिन चेन एट द 6th पोजीशन, और डी लिखा हुआ है ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वालिन इन द बीटा ग्लोबिन चेन एट द 6th पोजीशन। तो आप बताइए कौन सा सही आंसर होगा,
तो भाई यहाँ तो यही होगा कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है वैलिन से बीटा ग्लोबिन चेन के 6 पोजीशन पे। क्लियर है? तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी होगा। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा बहुत लॉजिक नहीं है, कोई समझने वाली चीज नहीं है, मतलब पढ़ लिया तो याद हो गया ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अब सी, इन ह्यूमन बीइंग वेयर जीनोटाइप AABBCC रिप्रेजेंट डार्क स्किन कलर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जो हमारे AABB और CC हैं, तो ये हमारे डार्क स्किन कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन, अब देखिए आगे क्या लिखते हैं। आगे इन्होंने लिखा है AABBCC रिप्रेजेंट स्मॉल AA, स्मॉल BB, स्मॉल CC रिप्रेजेंट लाइट स्किन कलर, मतलब कि ये लिखा हुआ है लाइट स्किन कलर। अब लिखा हुआ है कि अगर ये कॉम्बिनेशन दे दिया जाए तो क्या होगा? रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट स्किन कलर, ये हमें इंटरमीडिएट स्किन कलर शो कर रहे हैं। द पैटर्न ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस कैन बी टर्म्ड एज, इनमें से ऐसा कौन सा पैटर्न है जेनेटिक इनहेरिटेंस का, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये कौन सा पैटर्न शो कर रहा है? तो भाई यहाँ पे देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ 4 ऑप्शंस में से सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे कैसे दिखा रहे हैं? ये पॉलीजेनिक शो कर रहे हैं। पॉलीजेनिक क्या होता है? सेम कैरेक्टर होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल जीन्स। तो यहाँ पे मल्टीपल जीन्स दिख रहे हैं आपको, ये देखिए मल्टीपल जीन्स ही तो है, सब में अलग अलग जीन्स इन्वॉल्व है, तो ये हमारा पॉलीजेनिक हो गया। दूसरी बात करें क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, अगर हम लोग पॉलीजेनिक पे जाते हैं तो यहाँ क्वालिटेटिव लिखा हुआ है, यहाँ क्वांटिटेटिव लिखा हुआ है। क्वालिटी मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि वो क्वालिटी कैसी है, तो इट डजंट मैटर ना। क्वांटिटी की बात करें तो जो हमारे स्किन का कलर होता है, मेलानिन होता है, ये क्वांटिटी बेस्ड होता है, क्वांटिटी इनहेरिटेंस होता है। क्लियर है? तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी करेक्ट होगा, पॉलीजेनिक एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक, चलिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, मतलब कि थोड़ा समझने वाला। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। लिखा क्या हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर रिप्रेजेंट द करेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इन हनी बी। हनी बी में करेक्ट सेक्स पैटर्न क्या होता है मेल और फीमेल के बीच में? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो हनी बी में मेल होते हैं इनमें ये क्या होते हैं? ये हमारे हैप्लॉइड होते हैं, और जो फीमेल होती हैं ये डिप्लॉइड होती हैं। तो ये हमें क्या मिलेंगी? ये हमें मिलेंगी, अगर मेल 16 है तो ये हमें 32 मिलेगी। ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। फाइन, तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज बी, मेल 16 एंड फीमेल 32। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बड़े इजी क्वेश्चन है, करने में बड़ा मजा आ रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सी, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, एक डिजीज के बारे में पूछा है, 2 डिजीज के बारे में पूछा है, 2 पर्सन है, 2 डिजीज के बारे में पूछा जा रहा है। क्या लिखा हुआ है? राजेश एंड महेश हैव डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। राजेश और महेश को डिफेक्टिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। Rajesh has too few globin molecule while Mahesh has incorrectly functioning globin molecule. Identified the disorder they are suffering from. तो राजेश जो है इनमें बहुत few globin molecule हैं, बहुत कम हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स कब होते हैं? जब थैलेसीमिया होते हैं। थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है ये लगभग बंद हो जाता है, बहुत लिटिल बिट होता है। ओके, तो इनको क्या है? इनको है थैलेसीमिया। अच्छा, अगर बात करें दूसरे की, महेश की, तो इनको है फंक्शनिंग ग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो इनमें क्या होता है? ग्लोबिन मॉलिक्यूल है, फंक्शनल है, बट जब अगर हम लोग बात करें सिकल सेल एनीमिया की तो उसमें क्या होते हैं? आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे नॉर्मल आरबीसी होती है वो वैसा नहीं रह जाता, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, अलग अलग चेंज हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें राजेश की, तो राजेश को क्या है? थैलेसीमिया। अब ढूंढे जरा थैलेसीमिया कहाँ मिल रहा है? हमें बी और सी पर डी पे मिल रहा है। तो थैलेसीमिया में क्या लिखा है नेक्स्ट? एन ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। तो इनको लिखा हुआ है ये एक ऑटोसोम
लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। डी पे देखें तो यहाँ भी लिखा हुआ है एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर, मतलब ये सेम ऑप्शन है। अब हमको इसके लिए महेश की डिजीज पता करनी होगी कि महेश की डिजीज क्या है। ठीक है, तो महेश को क्या हुआ है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ऑटोसोम डिजीज होती है, मतलब कि ये मेल फीमेल में अलग अलग नहीं होती, सब में होती है। ओके, तो ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। ओके, तो ये हमें सिकल सेल एनीमिया यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया। अब भाई बड़ा कंफ्यूजन है, ऑप्शन तक कैसे पहुंचे, सही आंसर तक। उसके बाद लिखा हुआ है एन ऑटोसोम लिंक रिसेसिव ट्रेट और यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट। तो जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं ये रिसेसिव ट्रेट होते हैं ना, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, डी रॉन्ग है। फाइन, तो ऐसे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है ये बहुत सस्पेंस क्रिएट करे, जैसे मूवीज में हम लोग देखते हैं एकदम लास्ट तक सस्पेंस बना हुआ है कि है क्या भाई, कौन विलन है कौन हीरो है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ भी कुछ वैसा ही दिख रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक, तो भाई पूरा तो पढ़ना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, which of the following criteria must a molecule fulfill to act as genetic material? अगर किसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करना है तो उसको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। ठीक, इसके बारे में ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और उसके बाद आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। इट शुड बी नॉट बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। तो भाई जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो अपने रेप्लिका को जनरेट करते हैं और उनके पास कैपेसिटी होती है रेप्लिका को जनरेट करने की। ठीक, तो ये तो हमारा गलत हो गया। नाउ इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। तो उसको केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, है ना, तो ये तो सही है। इट शुड नॉट अलाउ स्लो म्यूटेशन। वो स्लो म्यूटेशन को अलाउ करता है तभी तो चेंजेस हमें दिखते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंजेस दिखते हैं। सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ लास्ट थिंग इज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। सो दैट इज ट्रू। ये इसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए ताकि ये खुद को एक्सप्रेस कर सके मेंडेलियन कैरेक्टर में। हमें कौन सा ऑप्शन सही मिला, सेकेंड एंड फोर्थ। अब जरा देखिए सेकेंड एंड फोर्थ कहाँ मिल रहा है, तो ये हमें डी पे मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग फर्स्ट के साथ जाते हैं तो सोचिए, अगर आप सोचे कि अगर मुझे सेकंड के बारे में श्योरिटी है तो क्या मैं ऑप्शन तक पहुंच सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ भी सेकंड लिखा हुआ है, मतलब बी पे भी लिखा हुआ है, डी पे भी लिखा हुआ है। तो आपको अगर इस एक स्टेटमेंट पता हो तो आप उससे सिर्फ आंसर तक नहीं पहुंच सकते। अगर सिर्फ डी के फोर्थ के बारे में लिखा है तो फोर्थ आपका यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। ठीक है, तो आपको दोनों स्टेटमेंट कंफर्म होना चाहिए कि क्या है। नाउ अब ये देखिए, इसके बारे में जरा थोड़ा देखते हैं क्या है। द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटेड साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट प्रमोटर साइट, और क्या पूछ रहे हैं, प्रमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट। ट्रांसक्रिप्शन के प्रमोटर और टर्मिनेटेड साइट के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ लोकेट होते हैं। ओके, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नेक्स्ट दिया हुआ है 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसके बाद दिया हुआ है द 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और लास्ट दिया हुआ है द 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें ट्रांसक्रिप्शन में, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे 2 फेज होते हैं, एक होता है प्रमोटर साइट और एक होता है टर्मिनेटर साइट। तो ये मान लीजिए आपका प्रमोटर साइट है, ये टर्मिनेटर साइट है। तो प्रमोटर साइट पे क्या होगा, 5 प्राइम होगा या 3 प्राइम होगा। तो प्रमोटर साइट पे हमारा 5 प्राइम होता है और टर्मिनेटर साइट पे हमारा 3 प्राइम होता है। तो जरा देखें, अपस्ट्रीम पे क्या है, प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर यहाँ हमें पहले पे तो नहीं दिख रहा है क्योंकि 3 प्राइम पे डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है। चलो जरा देखते हैं, 3 प्राइम पे अगर डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है और 5 प्राइम पे अपस्ट्रीम दिया हुआ है, बट यहाँ दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो रिस्पेक्टिवली तो ये नहीं है क्योंकि ये ऑपोजिट शो कर रहा है। ऑप्शन बी पे देखते हैं, 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम। तो ये 5 प्राइम अपस्ट्रीम है और ये 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम है रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है ना, इजी है ना। देखिए अगर ये डायग्राम आपके माइंड में हो
तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is correct about mature RNA in eukaryotes? तो अब देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए। एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों अपीयर नहीं होते मैच्योर आरएनए में। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या लिखा हुआ है फिर, एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए। एक्सॉन अपीयर होते हैं बट इंट्रॉन अपीयर नहीं होते इन मैच्योर आरएनए। सी दिया हुआ है इंट्रॉन अपीयर बट एक्सॉन डू नॉट अपीयर। डी दिया हुआ है बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन अपीयर इन द मैच्योर आरएनए। आपको क्या लग रहा है क्या होगा? जो एक्सॉन होता है वो तो अपीयर होता है, बट जो इंट्रॉन होता है ये रिमूव हो जाता है। और ये कैसे रिमूव होता है? जब स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है उस टाइम पे इंट्रॉन जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट। ओके, इजी क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इन ई कोलाई द लैकोपेरॉन गेट स्विच्ड ऑन व्हेन? ई कोलाई में लैकोपेरॉन स्विच्ड ऑन हो जाता है कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और लैकोपेरॉन है, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ओके, चलिए। लैक्टेज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेसर। रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर। RNA polymerase bind to the operator. Lactose is present and it bind to RNA polymerase. तो ई कोलाई में जब लैकोपेरॉन स्विच्ड ऑन होते हैं तो लैक्टोज वहां प्रेजेंट हो जाता है और वो बाइंड हो जाता है रिप्रेसर से, ताकि वो ओपेरॉन को एक्टिवेट कर सके। फाइन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड टू द रिप्रेसर, ताकि ओपेरॉन हमारा एक्टिवेट हो जाए। मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एग्जामिनेशन दिया, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में मेंशन है। लेट्स सी व्हाट्स दिस। ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैक्लिन मैकार्टी यूज्ड एंजाइम टू प्यूरिफाई बायोकेमिकल्स सच एज प्रोटीन, DNA and RNA from the heat-killed S cell to see which one could transform live R cell into S cell in Griffith experiment। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? कह रहे हैं कि जो एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी थे, इन्होंने एंजाइम को यूज किया था ताकि बायोकेमिकल को प्यूरिफाई कर सके, जो कि प्रोटीन था, DNA था, RNA था। From the heat-killed S cell to see which one could transform live R cell। heat-killed S cell से ताकि देख सकें कि कौन से live R cell है। S cell in the Griffith experiment। अब इन्होंने क्या देखा? जब इन्होंने प्रोटीन को, DNA को, RNA को डाला था एक्सपेरिमेंट में, तो उस टाइम पे क्या होता? प्रोटीन और RNA जो है वो क्या हुए थे? हमारे ट्रांसफॉर्म हो गए थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन शो कर दिए थे। बट जब DNA को डाला गया तो DNA जो है वो इनहिबिट कर दिया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट कर दिया। DNA इज इनहिबिटेड ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद क्या हुआ था? ये शो हुआ था कि DNA जो है दैट इज हेरिडिटरी मटेरियल। फाइन, तो हमारा कहाँ DNA इज लिखा हुआ है? DNA इज इनहिबिटेड ट्रांसफॉर्मेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि भाई मतलब क्या ही कहें, एक बार आपने कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, उसके बारे में आपको पता चल गया। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, यही कह सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए, ये भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ये डायग्राम दिया हुआ है और ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। व्हाट्स द क्वेश्चन इज, AUG on the mRNA will result in the activation of which of the following RNA having correct combination of amino acid? ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ हमारा पूछा जा रहा है साइट A और साइट B के बारे में कि क्या होगा। अब साइट A के बारे में देखें तो साइट A हमारा क्या है? साइट A पे भाई मेथियोनिन है। ओके, तो मेथियोनिन हमें कहाँ मिल रहा है? B और C पे। फाइन, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा ये पूछ रहा है AUG का कोड क्या है। तो AUG का कोड क्या होता है? AUG, ये आपका साइट A है और ये B है। यहाँ तो पता चल गया भाई मेथियोनिन है। दूसरी बात करें AUG की, तो A को A की जगह पे U यूज कर सकते हैं, U की जगह पे A और G की जगह पे
सी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी, मेथियोनिन एंड यूएससी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एकदम डायरेक्ट ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये भी मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कहें कि सीबीएसई ने मतलब कैसा ही क्वेश्चन बना दिया भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनाया है। लेट्स सी, short stretches of DNA used to identify complementary sequence in a sample are called short stretches of DNA जो है इनको यूज किया गया है आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के लिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज प्रोब्स। फाइन, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, आंख बंद करके टिक करने वाला ये क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो गया प्रोब्स। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ देखिए आपके सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन थे? 24 क्वेश्चन थे। 24 क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग के हो गए, इसमें से हमें 20 ही करना था बट हमने पूरा 24 कर दिया। अब भाई हम तो आपको सोल्यूशन बता रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, पर आपको सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस करने हैं, नॉट मोर देन दैट। फाइन, तो यहाँ आपका सेक्शन ए फिनिश हो गया है। अब हम लोग मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वर्सेस, लेट्स सी। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन, सीरियल नंबर 25 to 48। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन है। चलो भाई ठीक है, 24 क्वेश्चन आपने दिया है, हम देखते हैं 25 to 48 तक। अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करने हैं, इसमें से भी 20 कर चुके हैं, अब इस सेक्शन में 20 करने हैं। द फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन वुड बी इवेलुएटेड। जो पहले 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसी का ही इवेलुएशन होगा, आइदर नहीं होगा उसके बाद। चलिए जरा अब जरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। असर्शन और रीजन में क्या होता है? क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, एक होता है आपका असर्शन और एक होता है आपका रीजन। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ये चारों ऑप्शन सब में सेम होता है, मतलब कि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन में सिर्फ आपके जो स्टेटमेंट होते हैं वो चेंज होते हैं, ऑप्शन सेम रहते हैं। अब क्या ऑप्शन होते हैं ये बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये पहला ऑप्शन होता है, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। बी पे देखें, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही हैं बट जो रीजन दिया हुआ है दैट इज नॉट द करेक्ट रीजन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ओके। सी दिया हुआ है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। डी दिया हुआ है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए, बहुत सारे बच्चों को असर्शन और रीजन के केसेस में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट प्रॉब्लम की कोई भी बात नहीं है। पहले आप ढूंढिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, जब सही स्टेटमेंट मिल जाए तो देखिए कि भाई अगर दोनों सही हैं तो क्या रीजन सही है, तो इतना है। मतलब जैसे हम लोग ट्रू फॉल्स करते हैं, सेम एज दैट कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है वो सिलेक्ट करना है आपको। तो अगर मान लीजिए एक गलत हो गया तो भाई आप तो डायरेक्ट नीचे वाले 2 ऑप्शंस पे आ जाएंगे, सी या डी पे। अगर दोनों सही हुआ तब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई अगर सही है तो क्या कह रहे हैं। कम टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लैक्टेशनल एमनियोरिया इज द नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। रीजन दिया हुआ है इट इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो पहले अगर बात करें तो लैक्टेशनल एमनियोरिया जो है ये नेचुरल मेथड होता है कंट्रासेप्शन का, मतलब कि मदर जब फीड कराती है अपने बेबी को स्टार्टिंग मंथ में, जब बेबी का पार्चुरेशन हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तब तो उस टाइम पे ओवरी का एग का प्रोडक्शन नहीं होता है, ओवा का प्रोडक्शन फीमेल बॉडी में नहीं होता है, तो वो एक नेचुरल मेथड है कंट्रासेप्शन का। इट इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, तो ये मतलब रीजन ही सही नहीं दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर है? चलो भाई आगे देखते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सहेली एंड ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन अ स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टेरॉइडल है। सहेली के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे लिखा था कि वो नॉन स्टेरॉइडल होता है ना, उसमें स्टेरॉइड जो होते हैं वो नहीं होते हैं, वो नॉन स्टेरॉइडल होता है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इट इज once a week pill with very few side effect। ये
वीक में एक बार लेने वाली पिल है जिसकी बहुत कम साइड इफेक्ट है ना। तो ये तो सही है क्योंकि ये वीकली पिल है। फाइन, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, assertion is false but reason is true। तो ये आपका डी पे देखिए ये करेक्ट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? देखा, पहले हमने सही गलत स्टेटमेंट मिल गया हमें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके बाद तो पता ही चल जाएगा भाई क्या है आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो ये तो सही लिखा हुआ है, पार्चुरेशन जो होता है ये इंड्यूस होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म से। रीजन देखते हैं, at the end of gestation period the maternal pituitary release prolactin which cause uterine contraction। तो एंड होता है गेस्टेशन पीरियड का, तब जो मैटरनल पिट्यूटरी होती है ये रिलीज करती है क्या, प्रोलैक्टिन को? नहीं, वो प्रोलैक्टिन को नहीं रिलीज करती है, दे रिलीज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, विच कॉज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज A is true but R is false। तो ये देखिए ट्रू फॉल्स हमें मिल गया है ना। देखा, डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रू है, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉल्स है। चल नेक्स्ट सी, क्या दिया हुआ है, when two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome the proportion of parental gene combination is much higher than non-parental type। और रीजन दिया हुआ है, हायर पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ जो असर्शन है ये ट्रू है। क्या है, जब दो जीन्स जो होते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये सिचुएटेड होते हैं सेम क्रोमोसोम पे, तो जो प्रपोर्शन होता है पैरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन का वो मच हायर होता है देन नॉन पैरेंटल। तो भाई ये तो सही बात है, जब पैरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हायर होता है फ्रॉम नॉन पैरेंटल। नाउ हायर पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हायर पैरेंटल जीन होंगे तो उनका कॉम्बिनेशन जो होगा वो एट्रीब्यूट कर देता है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स। तो ये तो स्टेटमेंट पूरा ही गलत है। तो यहाँ हमें क्या मिला, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यहाँ हमें सी मिला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है तो डायग्राम बेस्ड। अब डायग्राम देख के आप घबराइएगा नहीं, पहले बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वरना डायग्राम देख के क्वेश्चन बहुत हड़बड़ी में आप लोग गड़बड़ भी कर सकते हो। तो इसलिए पहले से बता रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, देखिएगा डायग्राम क्या है, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आंसर पे टिक करिए। फाइन, अब ऐसा तो नहीं कि डायग्राम देख के छोड़ ही दिया क्वेश्चन की नहीं ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हो सकता है भाई क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो, डायग्राम आपको बस ऐसे ही दे दिया गया हो। सी, concentration of which of the following substance will decrease in maternal blood as it flow from embryo to placenta through the umbilical cord। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर डायग्राम ना भी रहे तो आप इसको कर सकते हो, बट डायग्राम आपके दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन होता है फॉलोइंग सब्सटेंस का, ये आपको सब्सटेंस दिए हुए हैं 1 2 3 4 जो कि डिक्रीज होते हैं मैटरनल ब्लड में जैसे वो फ्लो करते हैं फ्रॉम एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा थ्रू द यूम्बिलिकल कॉर्ड। तो एम्ब्रियो को क्या रिक्वायर्ड होता है, एम्ब्रियो को अपनी लाइफ के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है भाई। अब उसको सांस लेनी है तो वो क्या करेगा, सांस तो लेगा ना, ब्रीदिंग करेगा ही करेगा। अमीनो एसिड, प्रोटीन भी चाहिए होता है भाई, बड़ा कैसे होगा वो, उसको भी तो अपने डोले शोले बनाने हैं, बड़ा होना है, तो चलो भाई इसकी भी जरूरत है। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। तो ये क्या करता है, जो एम्ब्रियो होता है वो रिलीज करता है, मतलब वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और यूरिया को भी रिलीज करता है, तो ये रिलीज होगा। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, मैटरनल ब्लड एज इट फ्लो फ्रॉम एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा, एम्ब्रियो से प्लेसेंटा की तरफ क्या मूव करता है, तो एम्ब्रियो से प्लेसेंटा की तरफ जो भी मूव करेगा उसका अमाउंट यहाँ पे पूछा जा रहा है डिक्रीज होगा। तो वो क्या होगा आपका ऑक्सीजन एंड अमाइनो एसिड, क्योंकि एम्ब्रियो उसको यूज कर चुका होगा तो वो डिक्रीज होते जाएगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमें क्या मिला, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है, ऑप्शंस देख लीजिए आप। फाइन, तो आई होप क्लियर होगा आपको, कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं आप डिक्रीज वर्ड को मिस न कर दे। अगर आपने डिक्रीज वर्ड को मिस कर दिया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ओके,
तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ड्स का बहुत ध्यान रखिएगा। हम स्टार्टिंग में भी आपको बोल चुके हैं कि जैसे डिक्रीज है, इंक्रीज है, नॉट है, एंड है, और है, इन सब का आपको बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चन में। फाइन, एक वर्ड से क्वेश्चन की मीनिंग बदल सकती है ना, तो आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये भी क्या पूछ रहे हैं, इनको भी देखते हैं जरा। इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल N2N and 3N haploid, diploid and triploid condition occur respectively। फर्टिलाइज्ड ओवल में इनका कंडीशन बताना है कि ये किस में होते हैं। तो हैप्लॉइड की कंडीशन किस में होती है? हैप्लॉइड की कंडीशन एंटीपोडल में होती है। फाइन, डिप्लॉइड की कंडीशन किस में होती है? जाइगोट में होती है। और ट्रिप्लॉइड की कंडीशन एंडोस्पर्म में होती है। तो क्या मिल रहा है हमें, सीक्वेंस में बताना है। तो ये देखिए आपका शायद फर्स्ट पे मिल रहा है, हाँ, ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड और ये ट्रिप्लॉइड। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ टफ भी आएगा या नहीं आएगा। नाउ सी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ बॉटनिस्ट स्टडी वायोला, एक बॉटनिस्ट है वो स्टडी करें वायोला प्लांट पे। Notice that one of the two flower type withered and developed no further due to some unfavorable condition, but the other flower type on the same plant survived and it resulted in an assured seed set. Which of the following will be correct? अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा कहें कि लॉजिकल क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं आप। रिलेटेड टू ये क्वेश्चन किससे है? ये क्वेश्चन है आपका पॉलिनेशन से। दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिनेशन। ओके चलिए क्या कह रहे हैं ये, वन ऑफ द टू फ्लावर टाइप withered and developed no further due to some unfavorable condition। कुछ ऐसी कंडीशन उस फ्लावर के सामने आई कि वो डेवलप ही नहीं कर पाया, वो गिर गया अपने प्लांट से। But the other flower type on the same plant survived and it resulted in assured seed set। बट जो दूसरा फ्लावर है सेम प्लांट का, वो सरवाइव कर गया और उसने एक सीड का सेट बना लिया। Which of the following will be correct? अब इसमें से कौन सा करेक्ट है हमको ये बताना है। कह रहे हैं the flower type which survived is clastogamous and it always show autogamy। तो भाई सही बोल रहे हैं, ये जो फ्लावर है जिसने सीड सेट को बनाया है वो क्लास्टोगैमस है। अब क्लास्टोगैमस मतलब क्या होता है? क्लास्टोगैमस का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि वो फ्लावर जो है वो पैक्ड है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। तो अगर ये फ्लावर के पास भी अगर कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस आई है और उसने अगर गिर गया, मान लीजिए प्लांट से गिर गया है या कहीं फ्लो ऑफ कर गया है, तो वो खुद से पॉलिनेशन करके सीड का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके दूसरा कह रहे हैं कैस्मोगैमस एंड इट ऑलवेज शो गाइटेनोगैमी। तो कैस्मोगैमस क्या है? कैस्मोगैमस वो फ्लावर होते हैं जो ओपन होते हैं। फाइन, अब ये क्या कहते हैं, ओपन फ्लावर है तो इनको क्रॉस पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्रॉस पॉलिनेशन कब होगा? या तो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, यहाँ पे अलग अलग होंगे। तो अब जब एक है ही नहीं, जब ये प्लांट का फ्लावर कुछ अनफेवरेबल कंडीशन इसके साथ हो गई है, तो ये कैसे सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, मतलब कि इसने पॉलिनेशन को किया ही नहीं। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक केसेस आपको दिए जा सकते हैं जिसका आपको आंसर बताना होगा। अगर ना आए तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको करने हैं 24 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे, टफ लगे, उसको छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, ढूंढ लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हार्ड है। ओके, उसमें से 4 तो आपको छोड़ने ही है। सेक्शन ए सेक्शन बी में से 24 में से 20 करने हैं, 4 छोड़ने हैं। तो 4 आप टिक कर लीजिए, 4-5 टिक कर लीजिए। 4 अगर छोड़ना है तो छोड़ ही दीजिए। एक अगर लग रहा है तो भाई उसमें आप थोड़ा जय माता दी, जय बजरंगबली, जिसकी भी आप पूजा करें उसको टिक मार सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसका पूरा फायदा आपको उठाना ही चाहिए। चलिए, क्या पता भाई आंसर सही हो जाए। ड्यूरिंग पार्चुरेशन, क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन अ प्रेग्नेंट वुमन इज हैविंग प्रोलॉन्ग लेबर पेन एंड चाइल्ड बर्थ हैज टू बी फास्टेंड। इट इज advisable to administer a hormone that can
अब यहाँ पे लिखा हुआ है पार्चुरेशन के टाइम पे अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनमें प्रोलॉन्ग लेबर पेन हो रहा है और चाइल्ड बर्थ होने की कंडीशन फास्ट हो रही है, तो क्या होता है? क्या होता है उसमें? इट इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट से तो इसका कोई मतलब नहीं है। रिलीज ग्लूकोज इन द ब्लड, मतलब क्या ऑप्शन दिए यार? स्टिमुलेट द ओवरी, ओवरी को कैसे स्टिमुलेट कर देंगे? मतलब ओवा का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो ओवरी को स्टिमुलेट कैसे करेंगे? लास्ट क्या बचा? एक्टिवेट स्मूथ मसल। तो ये क्या करते हैं? स्मूथ मसल को एक्टिवेट करते हैं, जिससे जो पार्चुरेशन की कंडीशन आने वाली है, जो स्टेज आने वाला है, वो इजी हो जाए। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, उसकी जो मसल्स हैं उसको स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन सही है। फाइन, चलिए डी हमारा करेक्ट है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका सी, अ फीमेल अंडरगोइंग आईवीएफ ट्रीटमेंट, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हैज ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, उनकी फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया गया है। The technique by which the embryo with more than 8 blastomer will be transferred into the female for further development is, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आईवीएफ के थ्रू ट्रीटमेंट हो रहा है, उनका फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक है। आईवीएफ के थ्रू जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फीमेल में ट्रांसफर किया जा रहा है, बट फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। The technique by which the embryo with more than 8 blastomers, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे कि अगर 8 ब्लास्टोमस से ज्यादा है तो वो ट्रांसफर कर दिए जाए फीमेल में फर्दर डेवलपमेंट के लिए? तो ये क्वेश्चन आपको बताएं, इस क्वेश्चन में जो सीबीएसई ने आपको आंसर दिया है उसमें दिया हुआ है गिफ्ट, मतलब गैमेट का ट्रांसफर करेंगे। तो गैमेट भाई जब यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है तो फैलोपियन ट्यूब को क्या किया गया है? ब्लॉक कर दिया गया है। अब जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो वहां पे गैमेट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर जो उन्होंने आंसर प्रोवाइड किया है उसमें गिफ्ट लिखा है, बट गिफ्ट आंसर सही नहीं है। इसका आंसर है आईयूटी। ओके, तो ये आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये सी आपका सही है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब यूट्रस में उसको डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा। 8 ब्लास्टोमर, मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स की कंडीशन आ रही है। अगर लेस देन 8 ब्लास्टोमर्स होते तो उसको हम लोग एक बार ट्रांसफर करने की सोच सकते, बट 8 ब्लास्टोमर्स हो गए हैं तो वो उसको यूट्रस में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द कॉपर आयन इन एन आईओडी इज टू। मोड ऑफ एक्शन क्या है कॉपर आयंस का? ये तो भाई हम लोग क्वेश्चन मतलब किए थे जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या है। इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का मूवमेंट ही बढ़ा देगा, तो भाई कॉपर आयन को यूज करने का मतलब क्या? आयोडीज को यूज करने का मतलब क्या है? दैट इज फॉल्स। डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, तो ये तो सही है, स्पर्म के मूवमेंट को डिक्रीज कर देते हैं, है ना? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है नहीं तो एक ही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, तो हमारा एक आंसर सही है। मल्टीपल चॉइस मतलब जैसे हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें 1 2 3 4 ऐसे ऐसे सही थे, लास्ट में ऑप्शन दिए थे तो उसमें ऐसा होता है, बट यहाँ तो एक ही दिया तो एक ही सही है भाई। चलो अब देखिए, टू प्रोड्यूस 400 सीड द नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड विल बी। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? क्या कह रहे हैं? टू प्रोड्यूस 400 सीड, 400 सीड के प्रोडक्शन के लिए कितने मेयोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है? तो अगर हम लोग बात करें 400 सीड्स का डेवलपमेंट करना है तो एक मेयोसिस जो होता है इसमें कितना डिवीजन होता है? एक मेयोसिस में अगर डिवीजन की बात करें तो 1 मेगास्पोर मदर सेल जो होती है ये प्रोड्यूस करती है 1 फीमेल गैमेट को, जिसमें से कि जो हमारे 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक जो होता है वो प्रोड्यूस होता है और बाकी 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा जरा बताते हैं हम ढंग से। एक जो होता है वो हमारा पॉलन ग्रेन के लिए यूज होता है, मतलब फर्दर के लिए यूज होने लगता है, और बाकी जो 3 होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, इसका कोई यूज नहीं रहता। तो यहां से हमें कितने मिलेंगे? यहां से अगर बात करें तो सबसे पहले अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? 400 सीड, तो 400 सीड के लिए 400 मेल और 400 फीमेल की रिक्वायरमेंट होगी,
है ना, मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती हैं एंथर में, ये प्रोड्यूस करते हैं 4 माइक्रोस्पोर को, जो कि फॉर्म करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए, कुछ ड्राइंग बन गई है हमसे भाई, यहाँ पे जरा इसको हटा देते हैं। तो ये है जो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है, उसमें जो 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है एंथर में, ये प्रोड्यूस करते हैं 4 माइक्रोस्पोर को, और ये बनाते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 400 गैमेट्स की यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो मेयोटिक डिवीजन होगा, तो 400 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 4 करेंगे, इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 100। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें 100 मिल गया। अब यहाँ पे हमें एक जो प्रोड्यूस कर रहे थे सेल्स को और 3 जो डिजेनरेट हो रहे थे, तो यहाँ भी तो हमें 400 सेल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 400 और प्लस 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आई? थोड़ा अपने जो मैथ्स पढ़ी है उसको यूज करना है यहाँ पे, तो आप उसको यूज कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, जो थोड़ी 9-10 तक पढ़ी है भाई, कहीं ना कहीं तो यूज करनी होगी, क्या करें, बायो तो लिया है लेकिन करना तो पड़ेगा ही। सी, अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल पी प्लांट, एक क्रॉस है उसमें क्रॉस करवाया गया है टॉल पी प्लांट हैविंग ग्रीन पॉड्स। टॉल पी प्लांट है जिसके ग्रीन पॉड्स हैं और डॉर्फ पी प्लांट है जिसके येलो पॉड्स हैं। तो ये आपका ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये आपका टॉल हो गया, ये आपका येलो पॉड्स हो गए, और ये आपका शॉर्ट हो गया और ये ग्रीन पॉड्स हो गए। फाइन, एंड डॉर्फ पी प्लांट हैविंग येलो पॉड्स, और जो डॉर्फ पी प्लांट है उसमें येलो पॉड्स हैं। इन F2 जनरेशन आउट ऑफ 80 प्लांट हाउ मेनी आर लाइकली टू बी टॉल प्लांट्स, ये बताना है आपको। तो यहाँ अगर जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कैलकुलेशन यहाँ भी है। फाइन, तो कैलकुलेशन से आप बिल्कुल मत घबराइएगा भाई, जेनेटिक्स पढ़ना है तो थोड़ी तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी यहाँ पे। ओके, तो करना क्या है आपको यहाँ पे, लेट्स सी, एक क्रॉस करवाया गया है टॉल पी प्लांट और ग्रीन पॉड्स के बीच में और डॉर्फ पी प्लांट में जिसमें येलो पॉड्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख लिया, ये लिख लिया, और इसके बाद ये भी लिख लिया भाई, चलो तुम भी खुश हो जाओ, इसको भी लिख लिया। फाइन, अब हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, F1 जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो F1 जनरेशन में हमें कुछ ये मिलेगा, है ना, यही तो मिलेगा। इसके बाद F2 जनरेशन की बात करें तो F2 जनरेशन में हमें जो रिजल्ट मिलता है दैट इज 9:3:1, यही मिलता है ना। अब F2 जनरेशन में कितने टॉल होंगे, तो 9 + 3 = 12। 9 + 3 कितने होंगे, 12 हो जाएंगे आपके। फाइन, जस्ट ए मिनट भाई, इरेज कर ले थोड़ा, तो 9 + 3 = आपके हो गए 12। ये समझ में आया आपको? अब 12 होने के बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओवरऑल देखें तो 12/16 कर दें, मतलब कि पूरा कितने थे, 16 थे, है ना। ये आपका 9:3:3:1, तो ये ओवरऑल कितने हैं आपके, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 1 16, तो ये आपका 16 हो गया। अब किस में से चाहिए हमें, 80 प्लांट्स में से चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। फाइन, तो ये हमारा 5 टाइम्स जाएगा, 12 5 जा 12 × 5 = क्या होगा, 60। समझ में आया आपको? तो आंसर क्या होगा आपका, D 60। थोड़ा इजी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप कहोगे क्या कैसे क्वेश्चंस आ गए, तो भाई थोड़े तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना। अब जेनेटिक्स है तो भाई उसको तो छोड़ नहीं सकते, बुरा मान जाएगा ना कि हमें छोड़ दिया, बाकियों को पूछ लिया, है ना, ये तो चीजें होती हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये भी जेनेटिक्स से ही रिलेटेड है, इसमें भी आपको क्रॉस करवाना है। कह रहे हैं इन एंथ्रियम कैपिटल RR इज फेनोटाइपिकली रेड फ्लावर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये रेड फ्लावर है। स्मॉल RR इज व्हाइट, ये स्मॉल r जो है ये व्हाइट है। कैपिटल R एंड स्मॉल r इज पिंक, कैपिटल R और स्मॉल r जो है वो पिंक है।
Select the correct phenotypic ratio in F1 generation when a cross is performed between them. रेड और पिंक के बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा तो करेक्ट फेनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा F1 जनरेशन में. तो यहाँ आपको क्या करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रॉस करवाना पड़ेगा. सिर्फ F1 जनरेशन में करवाना है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, है ना. चलिए, तो ये हो गया और ये हो गया. अब जरा देखें क्रॉस करवा के क्या मिलता है हमें. क्या है भाई, क्यों नहीं चल रहे हो. ये हमें मिला यहाँ, इन दोनों का क्रॉस करवाएं तो ये, इन दोनों का क्रॉस करवाएं तो ये, और इन दोनों का क्रॉस करवाएं तो ये. ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, ये किसका कैरेक्टर शो कर रहे हैं, दैट इज रेड. और ये हमें क्या मिले, ये दोनों किसका कैरेक्टर शो कर रहे हैं, पिंक का. तो हमें क्या मिल रहा है, 2:2. 2 रेड मिल रहे हैं, 2 पिंक मिल रहे हैं. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सी, है ना. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, टफ तो नहीं कहेंगे इसे, बहुत इजी था भाई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ये सारा जीनोटाइप फिनोटाइप से ही रिलेटेड है, F1 F2 जनरेशन से ही रिलेटेड है. Now see, what would be the genotype of the parent if the offspring have the phenotype in 1:1 proportion? Genotype क्या है, ये पूछा जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है. ओके, तो चलिए जरा देखते हैं क्या है. Parent if the offspring have phenotype 1:1 proportion. Genotype के बारे में बताना है कि what would be the genotype. क्या बताना है हमें, जीनोटाइप के बारे में. पेरेंट्स का जीनोटाइप बताना है कि जब ऑफस्प्रिंग का जो रेशियो है दैट इज 1:1. ऑफस्प्रिंग का जो फेनोटाइप रेशियो है वो 1:1 दिया हुआ है, ये बताना है आपको. तो क्या होगा भाई, ये भी बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है. चलिए यहाँ भी आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस करवा लेते हैं, देख लेते हैं क्या है. तो पेरेंट्स का भी और ऑफस्प्रिंग का भी. तो इस हिसाब से हम देखें तो हमें ये मिल रहा है. फाइन, यही तो मिल रहा है ऑफस्प्रिंग हमें. तो ये क्या मिल रहा है, 1:1. यहाँ पे कंडीशन है कि ये 1:1 हमें मिल जाएगा. देखिए अगर आप क्रॉस इसमें करवाते हैं तो ये पूरा 1:1 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना. सी हाउ, ये ए, तो इसका मतलब ये तो पूरा सेम ही मिल जाएगा. 1:1 कहाँ मिलेगा, 4 ही आएगा आपका आंसर, है ना. तो आपका बी जो है वो गलत हो गया. ठीक है भाई, आगे देखें क्या है, क्या हो रहा है, ये समझ में आया. तो ये वाला आपका हमें लग रहा है डी करेक्ट ऑप्शन होगा, बी नहीं होगा. बाकी दोनों की कंडीशन तो है ही नहीं, हो ही नहीं पाएगी. फाइन, इतना ठीक है. तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो जीनोटाइप है वो सेम होने चाहिए. तो इस हिसाब से हमें 1:1 के प्रपोर्शन में आंसर मिल जाएगा. अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है. यहाँ पे भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है. What is the pattern of inheritance in the pedigree chart? ये pedigree chart आपको दिया हुआ है पेपर में और इसका आपको पैटर्न बताना है इनहेरिटेंस का कि क्या होगा. ठीक है, क्लियर है. डायग्राम बहुत अच्छे से देख लीजिए कि क्या पूछ रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे पेरेंट्स हैं, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल. तो क्या यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे दिया ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड. पहले हम लोग यही देख लेते हैं. सेक्स लिंक मतलब कि वो मेल को होगी, सिर्फ स्पेसिफिक मेल को ही होगी या सिर्फ फीमेल को ही होगी. तो यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल दोनों को है. ठीक है, तो ये हमारा ऑटोसोमल होगा. फाइन, ऑटोसोमल होगा. अब अगर बात करें डोमिनेंट या रिसेसिव की, तो क्या ये पेरेंट्स को भी है, नहीं है ना, सिर्फ उनके ऑफस्प्रिंग को है. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिसेसिव है ना. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑटोसोमल रिसेसिव. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ये तो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है
है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है। ए कपल हैज 2 डॉटर, एक कपल है उनके पास 2 डॉटर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड चाइल्ड विल आल्सो बी फीमेल? क्या प्रोबेबिलिटी है कि थर्ड चाइल्ड जो होगी वो फीमेल होगी? तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 50% चांसेस होते हैं मेल चाइल्ड के और 50% चांसेस होते हैं फीमेल चाइल्ड के। कोई स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि 90% हाँ चांसेस है फीमेल ही होगा या 10% चांसेस है कि मेल होगा, तो ऐसी कुछ नहीं होती है, 50-50% चांस होते हैं। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा आपका? बी, 50%, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ 1:2:1 इज ऑब्टेन्ड इन अ क्रॉस बिटवीन। जीनोटाइपिक रेशियो अगर 1:2:1 है तो ये ऑब्टेन्ड किसके क्रॉस से होगा ये बताना है आपको। फाइन, अब किससे मिलेगा हमें? 1:2:1। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएं क्या मिलेगा? ए बी ए बी, ठीक है, पहले वाले के साथ हम लोग कर रहे हैं तो ये हो गया, ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया आपका ए बी। जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात हो रही है, मतलब कि सेम जीन्स होने चाहिए। फाइन, सेम जीनोटाइप होना चाहिए, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, पहला वाला जो ऑप्शन है वो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए 1:2:1 आ रहा है बट ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जीनोटाइप की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे क्या है? बी पे हमें मिल रहा है ए बी और यहाँ पे मिल रहा है ए बी, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया ए ए, ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका बी और बी। तो यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है? 1:2:1। फाइन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। ध्यान रखिएगा जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात हो रही है, यानी कि सेम जीनोटाइप होने चाहिए। तो जो जीनोटाइप यहाँ होगा वही जीनोटाइप यहाँ भी होना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा बट है बड़ा ही इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन सारे हैं आपके, कोई भी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है। लॉजिकल, कुछ क्वेश्चन लॉजिकल है, कुछ क्वेश्चन एकदम मतलब ब्लाइंडली पिक करने वाले क्वेश्चन है, ऐसे है। क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ हार्मोन इज 1530. The proportion of different base in the sequence is found to be adenine equal to 34%, guanine 19%, cytosine 23%, thymine 90%. Applying Chargaff rule, what conclusion can be drawn? अगर Chargaff rule हम लोग अप्लाई करते हैं तो Chargaff rule क्या करता है? A प्लस क्या होता है? एडेनोसिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू क्या होगा? साइटोसिन प्लस थाइमिन, C प्लस T। अब क्या ये इक्वल है? आप देखिए एडेनिन, ठीक है, एडेनिन के बराबर क्या साइटोसिन है? तो यहाँ पे एडेनिन दिया है 34%, साइटोसिन 23% दिया है ही नहीं। ग्वानिन के बराबर थाइमिन है तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो श्योर हो गया कि ये इक्वल नहीं है, अगर चारगैफ रूल अप्लाई करते हैं तो इक्वल नहीं है। रही बात दूसरे की, तो ये हमें क्या शो कर रहे हैं? ये हमें शो कर रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए ये कैसे पता करेंगे? तो सिंगल स्ट्रैंडेड अगर हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए या आरएनए की, तो उसमें क्या होगा? ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कैसे है? क्योंकि जो थाइमिन होता है वो एब्सेंट होता है आरएनए में। यहाँ पे आपका लिखा है ना थाइमिन, दैट इज एब्सेंट इन आरएनए। उसकी जगह पे क्या होता है? यूरेसिल, यूरेसिल होता है ना। तो ये आपका क्या होगा? इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। बी आपका सही है। फाइन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? A stretch of euchromatin has 200 nucleosome. How many base pair, BP it means base pair, will there be in the stretch and what would be the length of the typical euchromatin? तो ये तो भाई अगर देखे तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। कितने बेस पेयर होते हैं? 200। न्यूक्लियोसोम कितना दिया है? 200। कितना हो जाएगा? 40,000 है ना। अब जरा देखें 40,000 कहाँ है हमें? तो सी और डी पे हमें मिल रहा है 40,000। क्या इसके बाद कह रहे हैं? हाउ मेनी बेस पेयर विल देयर बी इन द स्ट्रेच एंड व्हाट वुड बी द लेंथ? लेंथ बतानी है कि लेंथ कितना होगा। तो लेंथ कितना होता है?
0.34 है ना, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में लेंथ कितनी होती है 0.34, मतलब एक से एक के डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 40 से। अब हमें आंसर क्या मिलेगा 13600 इतना मिलेगा, और नॉर्मल अगर मीटर में करें तो 10⁹ मीटर हो जाएगा। आंसर क्या मिला हमें सी, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका डायग्राम बेस्ड है, बट कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइन, सी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ए एंड बी गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये स्ट्रक्चर को आपको ऑब्जर्व करना है। क्या दिया है, ए इज हैविंग 2' OH ग्रुप विच मेक इट लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, वेयर एज बी इज हैविंग 2H ग्रुप विच मेक इट मोर रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। तो पहली बात तो ये बोल रहे हैं, दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, ये दूसरी बात बोल रहे हैं A इज हैविंग 2 OH ग्रुप, मतलब ये जो A है इसके पास 2 OH ग्रुप है, फाइन, विच मेक इट मोर रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली अनस्टेबल। तो भाई सही तो बोल रहे हैं, जो A है हमारा इसके पास 2 OH ग्रुप होता है, और 2 OH ग्रुप होने की वजह से ये बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाता है, मतलब कि इट इज मोर रिएक्टिव। और स्ट्रक्चर की बात करें, अगर ये रिएक्टिव होगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। वेयर इज दूसरे पे देखते हैं, B इज हैविंग 2H ग्रुप, जो B है इसके पास 2H ग्रुप है, हाँ, विच मेक इट लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, जो इसको लेस रिएक्टिव बनाता है, और लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, बी, ठीक है, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा कि क्या होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन क्या है, इफ मेल्सन and Stahl experiment is continued for the 6th generation in bacteria, the ratio of heavy strand 15/15 nitrogen is to hybrid 15/14 nitrogen is to light 14 nitrogen by 14 nitrogen containing DNA in the 6th generation would be। अब इसमें बताना है कि DNA अगर ये कंटेन करते हैं तो 6th जनरेशन में इनका क्या होगा, ये बताना है, फाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो दिया हुआ है हैवी स्ट्रैंड 15N, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है और ये 0 की तरफ प्रोसीड करता है, ठीक। तो पहला जो है आपका, इस रेशियो की बात करें तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो 0 हमें कहाँ मिल रहा है, B, C और D, ठीक है। नाउ दूसरे पॉइंट की तरफ जाए तो यहाँ हमें 1 1 1 मिल रहा है, तीसरे पॉइंट की तरफ जाए तो वहां 7 15 और 31 मिल रहा है, मतलब कि लास्ट पॉइंट जो है लाइट 14N/14N, तो ये आपका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ये दूर होगा, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, सी, 2 important RNA processing events lead to specialized end sequence in most human mRNAs, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि इसके पहले ये क्या फिल होगा। पहला वाला दिया है एट द 5' एंड, सेकंड दिया है एट द 3' एंड, एट द 5' एंड, ये पूरा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, हम इसको ऐसे अरेंज कर दिए हैं। एट द 5' एंड द मोस्ट डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड एंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड दिया आपका इज एडेड एंड अ सीक्वेंस ऑफ अबाउट 200, एंड फोर्थ इज एडेड टू द 3' एंड। मतलब बताना है कि इन सब पे कौन कौन से साइट हैं, कोडॉन हैं जो ऐड होंगे, कोडॉन कौन कौन से ऐड होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एट द 5' एंड पे क्या होती है, कैपिंग होती है, कैपिंग होगी, ठीक है। सेकेंड पे देखें तो सेकेंड पे एट द 3' एंड, एट द 5' एंड द मोस्ट डिस्टिंक्टिव स्पेशलाइज्ड एंड न्यूक्लियोटाइड, तो ये क्या होता है, पॉलीएडेनाइलेशन होता है, ठीक है। इस थर्ड देखें इज एडेड एंड अ सीक्वेंस ऑफ अबाउट 200, तो ये क्या होगा, MGPPP, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका, तो ये होगा आपका पॉली, क्लियर।
अब चलिए जरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे हमें कहाँ कैपिंग मिल रही है, तो ये देखिए यहाँ आपकी सी पे मिल रही है कैपिंग, और ये पूरा सीक्वेंस में दिया है, मतलब कि सी ही आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। रेडी है आप? नाउ व्हाट आर मिनी सैटेलाइट्स? मिनी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्या दिया हुआ है? 10 to 40 base pair small size sequence within the gene, short coding repetitive region on the eukaryotic genome, short non-coding repetitive sequence forming large portion of eukaryotic genome, region of coding strand of the DNA। तो जो मिनिट सैटेलाइट्स होते हैं ये आपके शॉर्ट नॉन कोडिंग रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं जो फॉर्म करते हैं लार्ज पोर्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम को, है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मिनी सैटेलाइट क्या होती है, मतलब डेफिनेशन ये, अगर आपको मिनी सैटेलाइट पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो आपको छोड़ना पड़ जाएगा। फाइन, नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये थोड़ा आपको कहें तो लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है। सी, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देयर वॉज अ मिक्सअप एट द हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल है उसमें मिक्सअप हो गया है आफ्टर अ फायर एक्सीडेंट। एक फायर एक्सीडेंट के बाद इन द नर्सरी डिवीजन विच ऑफ दीज चिल्ड्रन बिलोंग टू द पेरेंट्स। एक हॉस्पिटल है उसमें नर्सरी डिवीजन मतलब जो छोटे बच्चों का डिवीजन है उनका मिक्सअप हो गया है। ठीक है, तो अब पेरेंट्स को उनके चिल्ड्रंस तक जाना है। अब छोटे बच्चे होते हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो सब छोटे बच्चों की शक्ल आप देखिए क्या होती है, मैच ही करती है, समझ ही नहीं आता किस क्या है, फेस किसके पे पड़ा है। कुछ बड़े होते हैं तब पता चलता है। तो भाई बच्चे जब इतने छोटे हैं तो पेरेंट्स आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, सारे बच्चे इसमें उसमें मैच कर गए। अब आपको क्या करना है, एज अ बायोलॉजिस्ट आपको डीएनए सीक्वेंस दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन से पेरेंट का बच्चा कौन सा है। पेरेंट मदर फादर दिए हुए हैं, बाकी 6 चाइल्ड दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका लेन 1 दिया हुआ है, लेन 2, लेन 3, लेन 4, 5, 6, 7, 8 लेन दिया हुआ है। लेन 1 में है फादर, लेन 2 में है मदर, फिर उसके बाद के जो लेन है इसमें सब चाइल्ड है। तो ये क्या है, मदर, फादर और मदर का डीएनए सीक्वेंस है। अब क्या करेंगे, जो चाइल्ड होगा उसका डीएनए सीक्वेंस मैच करेंगे कि किसका डीएनए सीक्वेंस फादर और मदर दोनों से मैच कर रहा है। दोनों से तो मैच होना चाहिए, 50-50% दोनों के होते हैं फादर और मदर के। तो सबसे पहले देखिए चाइल्ड 1 की बात करें तो ये डीएनए सीक्वेंस चाइल्ड का मैच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए तो ये डीएनए सीक्वेंस मदर से मैच कर रहा है। इसके बाद ये सीक्वेंस मदर से मैच कर रहा है, ये सीक्वेंस भी मदर से मैच कर रहा है और ये सीक्वेंस भी मदर से मैच कर रहा है। तो वी कैन से कि जो चाइल्ड 1 है वो इन्हीं का बच्चा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं चाइल्ड 2। तो यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंस तो मैच ही नहीं कर रहा, ये सीक्वेंस मैच कर रहा है, ये सीक्वेंस मैच कर रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे कोई सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है, तो ये चाइल्ड नहीं है। फाइन, अब थर्ड चाइल्ड के बारे में देखते हैं। थर्ड चाइल्ड का सीक्वेंस ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये मैच मदर से कर रहा है, उसके बाद ये भी मैच कर रहा है, इसके बाद ये मदर से मैच कर रहा है और ये भी मदर से मैच कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि चाइल्ड 1 और चाइल्ड 3 है। जरा देखिए ऑप्शन में कहाँ चाइल्ड 1 दिया हुआ है, अरे ये तो आपका डायरेक्ट दिया हुआ है, देखिए चाइल्ड 1 एंड 3, अदर चाइल्ड्स के बारे में टेस्ट ही नहीं करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका सेक्शन सी। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको 20 करने थे और आपने 24 कर लिए। यहाँ तो कर लिया क्योंकि यहाँ आपको सोल्यूशन बता रहे, पर एग्जाम में ऐसा मत करिएगा वरना आपको नंबर तो मिलेंगे नहीं। अब आप सोचोगे मैंने तो कर दिया है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, बट कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि नंबर उसके मिलेंगे नहीं। चलिए सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी इट कंसिस्ट ऑफ 1 केस फॉलोड बाय 6 क्वेश्चन। एक केस स्टडी दी हुई है, उससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। लिंक टू दिस केस क्वेश्चन नंबर 49 to 54, 49 से 54 तक 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। Beside this 6 more questions are given, इसके बाद भी 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। Attempt any 10 question in this section, मतलब कि केस स्टडी और ये 6 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करने हैं, ओनली 10, 12 में से 10। The first attempted 10 question would be evaluated, जो पहले आपने 10 क्वेश्चन करे होंगे उसी का इवैल्यूएशन होगा। ठीक है,
चलिए जरा देखते हैं क्या केस स्टडी है और आंसर क्या होगा। अब देखिए, टू आंसर द क्वेश्चन स्टडी द ग्राफ बिलो फॉर सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सर्टेन हार्मोन। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है और सब्जेक्ट 2, ठीक है। ये केस दिया हुआ है आपका हार्मोन का लेवल, मतलब कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स का लेवल दिया हुआ है, ठीक है। एक पीक ये है, एक पीक ये है, एक पीक ये है और एक पीक ये है, ठीक। तो ये समझ में आया, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2, वो पीक ए बी और ये पीक ए ये बी, फाइन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द पीक ऑब्जर्व्ड इन सब्जेक्ट 1 एंड 2 इज ड्यू टू, जो पीक ऑब्जर्व्ड है सब्जेक्ट 1 और 2 में, मतलब कि दोनों में जो है ये पीक, यहाँ पे ए की बात हो रही है कि कौन सा पीक है, ठीक है। ये कौन सा पीक है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कौन सा पीक है? दैट पीक इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की पीक है ये, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए आंसर हमारा सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। सब्जेक्ट 2 हैज हायर लेवल ऑफ हार्मोन बी विच इज, सब्जेक्ट 2 की बात हो रही है कि यहाँ पे एक हायर लेवल का हार्मोन है बी, ये क्या है? तो सब्जेक्ट 2 की अगर हम लोग बात करें, ये डायग्राम देखिए इधर का, तो सब्जेक्ट 2 जो है दैट शी इज प्रेग्नेंट, ये जो जिनका भी है दैट शी इज प्रेग्नेंट है, ठीक है। ये तो ओवल्यूशन का है तो ये तो होगा नहीं भाई। अब बात करेंगे बी की, यहाँ पे बात हो रही है, फाइन। पहला पीक जो है पीक ए वो ओवल्यूशन का है, पीक बी जो है ये शो कर रहा है दैट द वुमन इज प्रेग्नेंट। अब क्या होगा, इनके में कौन सा हार्मोन होगा ये बताना है आपको। तो जब प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है? दैट इज प्रोजेस्टेरोन। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, इफ द पीक ऑफ हार्मोन ए डज नॉट अपीयर, अगर पीक हार्मोन ए की अपीयर नहीं होती है, मतलब कि ये वाली पीक, ठीक है, नॉट अपीयर इन द स्टडी फॉर सब्जेक्ट 1, इसी सब्जेक्ट की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और इन चारों में से सही बताना है, फाइन। चलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पीक ऑफ हार्मोन बी विल बी ऑब्जर्व्ड एट हायर लेवल, हायर पॉइंट इन द ग्राफ। अगर जो पीक, मतलब कि अगर ये वाला जो पीक है, ठीक है, ये हटा दिया जाए तो क्या ये जो बी का पीक है ये हायर होगा? तो भाई उसका उससे मतलब क्या, अगर ऐसा थोड़ी होता है कि अगर कोई नहीं है तो दूसरा बहुत हार्मोन बहुत एक्सेस में हो जाएगा तो वो होगा, तो ये तो नहीं होगा। दूसरी बात करें, पीक ऑफ हार्मोन बी विल बी ऑब्जर्व एट अ पॉइंट लोअर देन व्हाट इज गिवन इन द ग्राफ। सेम वही है, ना उसके रहने से ज्यादा होगा ना उसके ना रहने से कम होगा, फाइन। देयर विल बी नो ऑब्जर्व डाटा फॉर हार्मोन बी, और लास्ट दिया हुआ है द ग्राफ फॉर हार्मोन बी विल बी शार्प राइज फॉलोड बाय अ प्लेटो। तो यहाँ पे जो सी दिया हुआ है कि कोई ऑब्जर्व डाटा नहीं है हार्मोन बी के लिए कि हम लोग उसके लिए क्या कहें कि अगर हार्मोन ए नहीं अपीयर हो रहा है तो क्या होगा, फाइन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? बी। अब देखिए ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि 3 स्टेटमेंट दे दिया, लास्ट में लिख दिया कि कोई डाटा नहीं है हमारे पास, तो आप इसके लिए बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which structure in the ovary will remain functional in subject 2? Subject 2 में जो स्ट्रक्चर है उनमें से जो ओवरी है वो फंक्शनल होगी, तो क्या होगा ये पूछा जा रहा है। कॉर्पस ल्यूटेरम, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल या फिर प्राइमरी फॉलिकल। तो जो सब्जेक्ट 2 की हम लोग बात कर रहे हैं ये प्रेग्नेंट है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें कॉर्पस ल्यूटम की कंडीशन आएगी, है ना। विच स्ट्रक्चर इन द ओवरी विल रिमेन फंक्शनल, तो जो कॉर्पस ल्यूटम होगा वो फंक्शनल होगा सब्जेक्ट 2 में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। फॉर सब्जेक्ट 2 इट इज ऑब्जर्व दैट द पी, सब्जेक्ट 2 की बात हो रही है, दैट the peak for hormone B has reached the plateau stage. After approximately how much time will the curve for hormone B descend? मतलब कि ये वाला हार्मोन कब डिक्रीज होगा?
तो भाई ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी का टाइम है, तो प्रेगनेंसी में कितना टाइम होता है? 9 मंथ्स का टाइम होता है। अब एक मंथ में कितने डेज होते हैं? तो एक मंथ में होते हैं आपके 30 डेज। तो कितना होगा? ये होगा आपका 280 डेज। आंसर क्या होगा आपका? डी, 280 डेज। ठीक है, एकदम सही क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following statement is true about the subject? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग सब्जेक्ट? सब्जेक्ट 1 इज प्रेग्नेंट, ये प्रेग्नेंट है, तो ये तो प्रेग्नेंट नहीं है, दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट। सब्जेक्ट 2 इज प्रेग्नेंट, तो सब्जेक्ट 2 प्रेग्नेंट है। बोथ सब्जेक्ट 1 एंड 2 आर प्रेग्नेंट, ये भी नहीं है। बोथ सब्जेक्ट 1 एंड 2 आर नॉट प्रेग्नेंट, ये भी नहीं है, मतलब कि सब्जेक्ट 2 प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की केस स्टडी क्या होगी। फाइन, केस स्टडी से रिलेटेड आपको पीडीएफ दिए जा रहे हैं हर चैप्टर से, तो उसको आप सॉल्व करिए, जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीन दैट कंट्रोल द एबीओ ब्लड ग्रुप, जीन कौन से कंट्रोल करते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुप को। सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग हैज 3 एलील। कौन कौन से एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन से होते हैं एलील? आपके होते हैं IA, IB और I। ठीक है, ये होते हैं। अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप O, एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप O है। हिज फादर हैज ब्लड ग्रुप A, उनके फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का ब्लड ग्रुप B है। जीनोटाइप ऑफ अदर ऑफ स्प्रिंग कैन बी, तो जीनोटाइप क्या होगा अदर ऑफ स्प्रिंग का, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। IA रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि अगर वो O है तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फाइन, तो कौन सा नहीं हुआ हमारा? इसमें से हमारा जो फर्स्ट वन है IB, ये नहीं हो रहा है, बाकी सब सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इस हिसाब से हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब सही है, तो बी हमारा सही होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Place below in a karyotype of human being on the basis of these karyotype, which of the following conclusion can be drawn? ये देखिए, ये आपको कैरियोटाइप दिया हुआ है। ठीक है, इस कैरियोटाइप के बेसिस पे आपको एक कंक्लूजन बताना है कि क्या है। ऑप्शन क्या है? नॉर्मल ह्यूमन फीमेल, तो क्या ये नॉर्मल ह्यूमन फीमेल है? एज अ कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक्स शो हो रहा है, तो XX क्या होता है? XX इज फीमेल। ठीक है, तो ये तो फीमेल है, फीमेल तो पता चल गया। पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, बट ये नॉर्मल नहीं है। पहले ऑप्शन पे अगर देखें तो जो कैरियोटाइप दिया हुआ है उस हिसाब से ये नॉर्मल नहीं है, नहीं है ना, तो दैट इज नॉट। पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं है। अफेक्टेड इंडिविजुअल इज अ फीमेल विथ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये जो अफेक्टेड फीमेल है, पहली बात तो ये है दैट शी इज फीमेल, उसके बाद इनको डाउन सिंड्रोम दिया हुआ है। तो जो ये कंक्लूजन हमें इस कैरियोटाइप से मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है कि इनको डाउन सिंड्रोम हुआ है। इट मींस सी इज करेक्ट। लास्ट दिया अफेक्टेड इंडिविजुअल इन अ फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, तो ये नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा गिवन बिलो इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म्ड इन ड्रोसोफिला। एक फिगर दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, विच वो है क्रॉस परफॉर्म होते हैं ड्रोसोफिला में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्रॉस। उस क्रॉस के बेसिस पे क्या कंक्लूजन मिलेगा? क्या दिया हुआ है? येलो बॉडीड व्हाइट आइड ड्रोसोफिला फीमेल वेयर हाइब्रिडाइज्ड विथ brown bodied red eyed male and F1 progeny were intercrossed, F2 generation would have shown the following ratio। मतलब कि आपको F2 जनरेशन के बारे में बताना है कि उनको क्या रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, डायग्राम दिखाते हैं। देखिए, ये डायग्राम आपको विजुअलाइज हो इसलिए इसको हाफ हाफ कर दिया है। आइदर ये पूरा एक ही डायग्राम है, मतलब कि ये पूरा यहाँ से एक है, ये एक है और इसी के नीचे ये नेक्स्ट पोर्शन है। ठीक है, तो इतना आपको खाली दिखाई पड़े इसलिए हम ऐसा इसको डिवाइड कर दिए हैं, स्प्लिट कर दिए हैं।
क्रॉस ए दिया हुआ है, ये पैरेंटल, यहाँ पे है येलो व्हाइट, यहाँ पे है वाइल्ड टाइप, मतलब एक ड्रोसोफिला है, उसको ये फीमेल है और ये मेल है, तो फीमेल को क्रॉस करवाया गया है मेल से। फीमेल कैसी है, येलो और वाइट, और जो मेल है दैट इज वाइल्ड टाइप। अब F1 जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल रहा है पैरेंटल टाइप 98% और रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3%, 98.7%। तो जो पैरेंटल टाइप मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल रहा है 1.3%। ये आपका F1 जनरेशन की बात हो गई। F2 जनरेशन में आप देखिए ये रेशियो आपको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये पैरेंटल टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप जो वहां लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ है। अब फिर F2 जनरेशन में जब इनका क्रॉस करवाया जाएगा तो क्या मिलेगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए जरा आंसर देख लेते हैं हम, एक मिनट। हाँ, तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा जो डेविएशन हो रहा है 9:3:3:1 रेशियो का, दैट इज बिकॉज ऑफ लिंकेज जीन। और क्या ऑप्शन दिया है, डेविएशन फ्रॉम 9:3:3:1 रेशियो बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स। उसके बाद क्या दिया हुआ है 9:3:3:1 बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, और 1:2:1 बिकॉज ऑफ लिंकेज ऑफ जीन। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि F2 जनरेशन में मोस्टली हमें ऑप्शन क्या मिलता है, रेशियो क्या मिलता है, 9:3:3:1, यही मिलता है ना हमें। अब बात इन तीनों में से आती है B, C, D में से, तो क्या होगा, डेविएशन तो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, डेविएशन हो रहा है 9:3:3:1 रेशियो में। क्यों, बिकॉज ऑफ द लिंकेज जीन, जो यहाँ पे लिंकेज जीन प्रेजेंट है उसकी वजह से डेविएशन तो हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, विच सेल्यूलर प्रोसेस इज शोन बिलो। ये डायग्राम दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेल्यूलर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए एप्लीकेशन हो रहा है क्या, या ट्रांसलेशन या इनिशिएशन, ट्रांसलेशन और इलोंगेशन, या फिर ट्रांसलेशन या टर्मिनेशन। तो ये जो हमें सेल्यूलर प्रोसेस दिया हुआ है इसमें हमारा ट्रांसलेशन और इलोंगेशन हो रहा है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Origin of replication of DNA in E. coli is shown below. Identify the label part 1, 2, 3 and 4. देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Origin of replication of DNA E. coli का दिया हुआ है, इसमें आइडेंटिफाई करना है लेबल पार्ट को, मतलब ये पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, इस पार्ट को आपको बताना है कि ये क्या होंगे। तो फर्स्ट पार्ट पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, हमारी कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस है, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस है। इसके बाद आपको बताना है थर्ड और फोर्थ पे। तो शुरुआत कहाँ से होती है, 5 प्राइम एंड से, और एंड कहाँ होता है 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब चलिए जरा आंसर चेक कर लेते हैं। पहले दिया हुआ है डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, तो ये नहीं होगा क्योंकि पहले पे हमें मिल रहा है कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। उसके बाद दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, फिर सेकंड पे दिया हुआ है डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, थर्ड पे दिया हुआ है 5 प्राइम एंड। तो थर्ड पे हमें क्या मिल रहा है, थर्ड पे हमें मिल रहा है 3 प्राइम एंड, तो ये भी नहीं होगा। सी पे दिया हुआ है पहला डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, मतलब पहला आपका यहाँ पे है कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, तो ये तो गलत हो गया आपका। डी पे देखते हैं, तो डी पे दिया हुआ है पहला कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, सेकेंड दिया हुआ है डिसकॉन्टिन्यूअस, थर्ड दिया हुआ है 3 प्राइम, फोर्थ दिया हुआ है 5 प्राइम। तो डी आपका करेक्ट है, करेक्ट है ना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये डायग्राम डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए क्या पूछा जा रहा है। लास्ट के क्वेश्चन तीनों बहुत इजी दिए हुए हैं, डायरेक्ट डायग्राम है, बट कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम गिवन बिलो। आइडेंटिफाई साइट, ये बतानी है साइट, साइट यहाँ की बतानी है, यहाँ का फैक्टर बताना है, यहाँ का एंजाइम बताना है रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस, ये बताना है आपको। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो साइट 1 है वो क्या है, दैट इज प्रमोटर साइट, ये प्रमोटर साइट होती है। सेकेंड पे क्या है, सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर, और थर्ड पे क्या है, कौन सा एंजाइम है, तो ये होता है RNA
पॉलीमरेज होता है ना। तो ये कहाँ मिलेगा हमें, पहले पे आप देखिए प्रमोटर साइट सी और डी पे मिल रहा है, दूसरे पे सिग्मा फैक्टर भी मिल रहा है, तीसरे पे मतलब तीसरे से ही आपको कंफ्यूजन होगा डीएनए पॉलीमरेज है कि आरएनए पॉलीमरेज है, तो सी आपका सही है, आरएनए पॉलीमरेज। फाइन। तो ये थे आपके जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर आप लोगों के लिए निकाला है उसका सोल्यूशन बायोलॉजी का। 60 के 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं, इसमें से आपको सिर्फ 50 ही करना है। बहुत अच्छे से करिएगा, अभी बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए टेक केयर, गुड बाय।